अगर कोई हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है और उसके ऊपर क्या होता है कि बिजली गिर जाती है, तो जिस इंस्टेंट पे बिजली गिरती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है कि हाई वोल्टेज की दो वेव्स जो होती हैं वो ट्रेवल करने लगती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बिजली गिरी तो हाई चार्ज जो होगा वो उस लाइन पे आ जाएगा, और ऐसे केस में क्या होगा, दो वेव्स होंगी हाई वोल्टेज की, हाई चार्ज की, वो ट्रेवल करने लगेंगी अपोजिट। ठीक है, तो ये जो वेव होती हैं जो ये ट्रेवल करने लगती हैं इस तरीके से पर्टिकुलरली इन अपोजिट डायरेक्शन, दीज वेव इज नोन एज ट्रेवलिंग वेव्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से पिक्चर के अंदर आता है ट्रेवलिंग वेव। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रेवलिंग वेव के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज ट्रेवलिंग वेव की। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सीरीज़ है ये। मतलब ये समझ लो मेरे को भी अपने बीटेक टाइम पे कभी ये समझ में नहीं आई, तो इसको विजुलाइज करके इसे सिंप्लीफाई करके और कोशिश करी गई है। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेवलिंग वेव के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करते हैं ट्रेवलिंग वेव पिक्चर में कैसी आती हैं, तो जब भी कहीं पर अगर सडन डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे सडन चेंज या फिर सडन डिस्टर्बेंस होता है। अब वो डिस्टर्बेंस कैसे भी हो सकता है, अभी बहुत सारी वजहें होती हैं, चाहे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया हो, लाइटनिंग गिर गई हो, या फॉल्ट हो गया हो, बहुत तरीके हो सकते हैं, अभी आगे चर्चा करेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, ओवर वोल्टेज और ओवर करंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, नाउ ये जो ओवर वोल्टेज या ओवर करंट आता है वो उस पॉइंट पर रहता नहीं है, बल्कि एक डिस्टर्बेंस की तरह प्रोपोगेट करने लगता है अलॉन्ग द लाइन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे लाइटिंग यहाँ गिरी, तो यहाँ पे जो चार्ज एक्स्ट्रा आएगा वो यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, वो दोनों तरफ जो होगा ट्रेवल करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई करंट, अगर आई चार्ज गिरा तो I/2 और I/2 की वेव फॉर्म्स में ट्रेवल करने लगेगा यहाँ से यहाँ तक, ग्राउंड तक। और यहाँ पे हमारा टॉवर होता है, टॉवर ग्राउंडेड होते हैं, तो ये चार्ज जाके ग्राउंड में इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि चार्ज जो होता है वो वहाँ रहेगा नहीं, बल्कि प्रोपोगेट करेगा एज ट्रेवलिंग वेव, और यहाँ से पिक्चर के अंदर ट्रेवलिंग वेव आ जाता है। ठीक है, तो पढ़ क्यों रहे हैं, समस्या क्या है ट्रेवलिंग वेव की? तो जब भी ट्रेवलिंग वेव पिक्चर के अंदर आएंगी, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सर्ज वेव भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये वर्ड याद रखना, सर्ज वेव। तो सर्ज बेसिकली क्या होता है कि हाई अमाउंट का चार्ज जो कलेक्टेड होता है, जो ट्रेवल करता है अलॉन्ग द लाइन, उसको सर्ज भी कहते हैं। ठीक, तो सर्ज हो गया या कह सकते हो ट्रेवलिंग वेव्स हो गई। तो ये क्या करते हैं, ये डैमेज कर देते हैं इंसुलेशन को। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इंसुलेटर्स होते हैं, और उसके बाद इधर भी इंसुलेटर्स है। ठीक है, और ये है हमारा टॉवर। ना अब सोचो, ये जब इसके ऊपर जब लाइटिंग होगी तो हाई वोल्टेज की वेव फॉर्म दोनों तरफ ट्रेवल करेगी ना। ऐसे केस में ये जो इंसुलेटर्स हैं इनका फटना या कह सकते हो इनका पंचर होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा इंसुलेशन। अब ये ट्रांसमिशन लाइन का डैमेज हो जाए तो फिर भी गनीमत है, लेकिन सोचो अगर मान लेते हैं सर्ज आया या जो लाइटिंग गिरी वो नियर ट्रांसफार्मर गिर गई, पावर ट्रांसफार्मर के, तो समझ लो पावर ट्रांसफार्मर की आज लंका लग जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो मतलब वहाँ पे उसका डैमेज होना तय है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसीलिए इंसुलेशन अगर डैमेज हुआ तो समझ लो कुछ भी डैमेज हो सकता है, जो भी रास्ते में आएगा। ये ट्रैवलिंग वेव जो होती है उन सबको डैमेज करती हुई चली जाती हैं। तो ट्रांसफार्मर हो गए, सबसे महंगा और कीमती इंस्ट्रूमेंट जो हो गया, जनरेटर्स हो गए, या लाइन इक्विपमेंट हो गए, तो कुछ भी फेल हो सकता है। तो इसीलिए ट्रैवलिंग वेव को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। तो ट्रैवलिंग वेव जो होती हैं या कह सकते हो सर्ज वेव जो होती हैं, दीज आर द मेन कॉज जिसकी वजह से इस तरीके के फिनोमिना होते हैं। अच्छा है क्या ट्रैवलिंग वेव, क्या है, या कह सकते हो सर्ज वेव बहुत ही हाई वोल्टेज और हाई चार्ज है। तो ऐसे केस में कोई भी इंसुलेशन उसके सामने ना टिक सकता है, और ना हम कुछ खास ऐसा इंसुलेटर लगा सकते हैं जो उसके सामने टिक पाए। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर ट्रैवलिंग वेव की कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो ट्रैवलिंग वेव क्या कहोगे, एक हाई फ्रिक्वेंसी का डिस्टर्बेंस होता है। याद रखना वर्ड हाई फ्रिक्वेंसी, जो कि ट्रेवल करता है एक वोल्टेज के वेव फॉर्म में या फिर करंट के फॉर्म में। तो दो फॉर्म हो सकती हैं, वोल्टेज का भी सर्ज हो सकता है या करंट सर्ज हो सकता है, जो कि ट्रेवल करेगा अलोंग द लाइन। ठीक है, एट कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है। तो तीन चीज़ें आपके पास आ गई इस डेफिनेशन में। हाई फ्रिक्वेंसी पहला पॉइंट, दूसरा वोल्टेज या फिर करंट की वेव फॉर्म होगी और ट्रेवल करेगी अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन एट थर्ड पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने इसको एक वायर की तरह ले लूँ, तो ये देख रहे हो ना, हाई चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दिस इज एक्ट लाइक अ ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, तो अगर फीचर की बात कर लेते हैं तो पहला फीचर हाई फ्रिक्वेंसी, जैसा मैंने बताया। दूसरा फीचर क्या होगा, ट्रेवल्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है इसको अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये ओवर है ट्रांसमिशन लाइन में, इनकी वेलोसिटी अलग होती है, और केबल की अगर बात कर लें तो वहाँ पे इसकी वेलोसिटी अलग होती है। तो इसकी चर्चा अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब क्या होता है ना, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चल रही, तो देख सकते हो इस तरीके से वोल्टेज की वेवफॉर्म जो चार्ज आगे ट्रेवल कर रहा है, तो अब क्या होगा, केवल इतने से ड्यूरेशन के लिए ये डिस्टर्बेंस आगे क्रिएट होकर मूव कर रहा है। ये नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि मतलब खूब बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है कि मतलब भाई पूरा आग लगाता हुआ जा रहा है ट्रांसमिशन सिस्टम को, नहीं। एक छोटा सा हाई एम्पलीट्यूड का कह सकते हो या स्टीप
जो होगा चार्ज, यानी कि बहुत सारा चार्ज छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट होके ट्रेवलिंग लाइन में मूव कर रहा है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। स्टीप फ्रंट होता है ना, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, आने वाले लेक्चर्स में भी बहुत यूज करूंगा। स्टीप फ्रंट, स्टीप फ्रंट का क्या मतलब हुआ कि बहुत ही ज़्यादा एकदम खड़ी चढ़ाई। स्टीप का मतलब होता है एकदम खड़ी चढ़ाई, जैसे होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर इसकी बात करें, ये फ्लैट हो गया, इसको बात करेंगे तो इस थोड़ा सा स्टीप है, या कह सकते हो थोड़ा सा इसका स्लोप है ना। अगर हम ऐसी चढ़ाई की बात कर लें तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्टीप, स्टीप स्लोप। स्टीप मतलब बिल्कुल खड़ा। तो स्टीप फ्रंट, तो देख सकते हो इस वेव फॉर्म का जो फ्रंट है वो कैसा है, एकदम खड़ा सा है, ठीक है, एकदम मतलब आपके ये मान के चलो कि जैसे वो होता है ना कि बिल्कुल सामने से टकरा जाएगा वैसा वाला। कोई भी इसकी स्ट्रीमलाइन ऐसी शेप नहीं है, एकदम स्टीप फ्रंट देखने को मिलता है इस वेव फॉर्म की। ये फीचर्स हैं, मतलब अगर ये फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो ट्रैवलिंग वेव के फीचर्स, यानी कि वो वेव जो होगी उसको हम ट्रैवलिंग वेव कह देंगे, क्योंकि देखो पावर भी ट्रांसमिट हो रही है सिस्टम के अंदर, करंट भी वो आगे फ्लो कर रहा है, पर वो सब के सब में ये वाले फीचर्स नहीं होते हैं। करंट अगर ट्रेवल कर रहा होगा नॉर्मली हेल्दी कंडीशन में तो 50 हर्ट्ज का होगा, फ्रिक्वेंसी होगी और उसकी बड़ी स्मूथ वेव फॉर्म होगी, ठीक है। तो डेट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो फिफ्थ पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रेवलिंग वेव की हम बात कर रहे हैं या सर्ज की, ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा और एटेन्यूएट होगा, और कह सकते हैं या फिर डिस्टॉर्ट होगा जब तक कि एनर्जी कंप्लीटली एब्जॉर्व नहीं हो जाती सिस्टम में। यानी कि ये क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट हैं और तुमने यहाँ पे डिस्टर्बेंस डाला, तो ये इस तरीके से मूव करेगा, देन वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके घूमता रहेगा इसके अंदर, जब तक कि सारी एनर्जी डिस्टॉर्ट नहीं हो जाती, या कह सकते हो अटेन्यूएट नहीं हो जाती, या एब्जॉर्व नहीं हो जाती सिस्टम के अंदर। समझ में आ रहा है? तो जो लाइटनिंग गिरेगी वो जब तक वो एब्जॉर्व नहीं हो जाएगी तब तक ही ट्रेवलिंग वेव जो होंगी टू एंड फ्रो टकरा के वापस आएंगी। तो रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और ये जो एटेन्यूएशन है और डिस्टॉर्शन है, ये सब इनकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो इन सब के बारे में ध्यान दिया जाता है कि जब तक वो एब्जॉर्व नहीं हो जाएगी सिस्टम के अंदर तब तक वो ट्रेवल करती रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो रिफ्लेक्ट होती रहेगी या ट्रांसमिट होती रहेगी नेक्स्ट मीडियम में। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें कि ट्रेवलिंग वेव कैसा हुआ होगा, कैसा मतलब उस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसके ऊपर लाइटिंग गिर गई, तो ऐसा मान लो कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एकदम बिल्कुल शांत सा पॉन्ड है जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी तरंग या वेव नहीं उठ रही है ना। जैसे ही इस पर लाइटनिंग गिरी, तो लाइटनिंग गिरने का मतलब हो गया एक तरीके से इस पर किसी ने पत्थर जो है वो ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही आप बिल्कुल यहाँ पे पत्थर ड्रॉप करोगे, जैसा यहाँ पे बनाया हुआ है, तो देख रहे हो ना इस तरीके का वेव बन जाएंगी, और ये वेव क्या होगा, इस तरीके की वेव बनेगी, और ये वेव जो होगा ये बाहर की तरफ पहुंचने लगेगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिस्टर्बेंस, और वी कैन से द ट्रेवलिंग वेव्स। तो ये क्या है, वेव्स जो होंगी ये बाहर की तरफ, मतलब देख रहे हो ऐसे करके मूव करने लगेगी। तो बिल्कुल क्या हुआ, जैसे ही हमने इसके ऊपर पत्थर यानी कि लाइटनिंग गिरी, तो ऐसे में क्या हो गया, हाई वोल्टेज जो इस बादल से डिस्चार्ज होकर इस पर गिरा, ये इधर की तरफ वेव फॉर्म के रूप में मूव करने लगेगा अलोंग द लाइन, एंड दीज आर नोन एज ट्रेवलिंग वेव्स, ठीक है। तो पॉन्ड से समझना बड़ा आसान है। तो जैसे पॉन्ड में पत्थर डालोगे तो वेव बनेंगी, देन किनारे पहुंचेंगी, किनारे पहुंच के टकराएंगी और वापस आएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होगा, बहुत आपने देखा होगा बचपन में, आप जब पॉन्ड में हम लोग किसी में पत्थर मारते हैं, अगर नहीं देखा तो जाके मार लेना। तो पत्थर जैसे ही मारोगे तो क्या होगा, वेव बनेगी। अब ये वेव जाएगी इस तरीके से, फिर ये किनारे जो होंगे एजेस, यानी कि जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ये वहाँ पे पहुंचेगी, देन रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके आएगी, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, आएंगी जाएंगी वेव्स, डिस्टर्बेंस बना रहेगा जब तक कि इस पॉन्ड में वो पूरी एनर्जी डाइजेस्ट नहीं हो जाती, यानी कि एटूनेट हो जाएगी या डाइजेस्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब तक ये पॉन्ड इस पूरी पत्थर की जो काइनेटिक एनर्जी थी जो तुमने मारा है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व नहीं कर लेगा, तब तक ये ट्रेवलिंग वेव इस तरीके से ट्रेवल करती रहेंगी पॉन्ड में, ठीक है। तो दीज आर द नोन एज ट्रेवलिंग वेव्स इन पॉन्ड, और ऐसा ही कुछ पावर सिस्टम के अंदर होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं रीज़न क्या हो सकते हैं डिस्टर्बेंसेस, किसकी वजह से डिस्टर्बेंस आता है, तो हो सकता है भाई एक बहुत ही प्रोमिनेंट रीज़न है लाइटनिंग, ठीक है। इसीलिए लाइटनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो खतरनाक होती है ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। इसीलिए इसके लिए हम लोग देखो ऊपर एक क्या नाम है इसका, गार्ड वायर, ठीक है। हम लोग गार्ड वायर का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या हो, इस तरीके की, सॉरी शील्ड रिंग, शील्ड वायर, SHILD, शील्ड वायर, शील्ड वायर, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था। तो शील्ड वायर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमने टॉपर की टिप से टिप तक बांधा होता है। तो लाइटनिंग के लिए हमने शील्ड वायर यूज़ करते हैं, सर्ज अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। सर्ज अरेस्टर बहुत जल्द आने वाला है सब स्टेशन सीरीज़ में। सब स्टेशन सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है, CT PT सब कुछ कवर हो चुका है वहाँ पे। PT स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर लें, प्राइम ग्रुप पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये सब स्टेशन की सीरीज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सीरीज़ मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं। तो वहाँ पे सर्ज अरेस्टर जब आएगा उससे पहले मेरा कोशिश है कि मैं ट्रैवलिंग वेव यहाँ ख़त्म कर दूँ, क्योंकि सर्ज अरेस्टर इन्हीं ट्रैवलिंग वेव, इन्हीं सर्ज वेव्स को एटीन्यूएट करने के लिए, या कह सकते हो सिस्टम से निकालने के लिए डिज़ाइन करे गए होते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसके लिए हम लोगों ने शील्ड वायर लगाते हैं भाई, ठीक है, फ्रैंकलिन रॉड का इस्तेमाल करते हैं, सर्ज अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करा जाता है केवल इस लाइटनिंग को बचाने के लिए, मेनली लाइटनिंग होती है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है ना, लाइटनिंग के अंदर यार किलो एम्पेयर का चार्ज गिरता है आके, मतलब किलो एम्पेयर का करंट ट्रेवल करता है, तो बहुत ही हाई अमाउंट का वोल्टेज और करंट के सर्जेस जनरेट होते हैं। और भी रीज़न है, और रीज़न जैसे क्या है, जैसे कैपेसिटर स्विचिंग हो गया, तो कैपेसिटर की स्विचिंग करी जाती है। आई होप आपको याद होगा पावर सिस्टम की स्टार्टिंग सीरीज के अंदर मैंने बताया था रिएक्टिव पावर कंपनसेशन टेक्निक्स, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन टेक्निक। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी हमें रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्यू की अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, क्यू का जो सोर्स होता है वो होता है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं लाइन से। कैपेसिटर क्या करता है, रिएक्टिव पावर को सप्लाई करने लगता है और ये डिमांड जो होती है इसको फुलफिल करता है, तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है इससे, ठीक है, और काफ़ी हद तक पावर जो होती है वो अच्छी हो जाती है उसकी प्रोफाइल। तो ये होता है कैप। तो इस काम के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, कैपेसिटर को स्विच करते हैं। हालांकि अब फैक्ट डिवाइसेस आ गए हैं, तो फैक्ट कंट्रोलर फैक्ट डिवाइसेस होते हैं, तो वहाँ पे कैपेसिटर की स्विचिंग को थोड़ा सा अवॉइड कर दिया गया है। लेकिन पहले के समय में कैपेसिटर स्विचिंग हम लोग मेनली यूज़ करते थे। कैपेसिटर बैंक रखे जाते थे सब स्टेशंस में। वो कैपेसिटर बैंक क्या होते थे, वो रात के समय में हम लोग रिएक्टर लगाते थे, और दिन के टाइम में जब इंडक्शन मोटर बहुत ज़्यादा चलती थी, तो ऐसे में हम लोग कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करते थे, ताकि रिएक्टिव पावर जो इंडक्शन मोटर इंडस्ट्री के अंदर चल रही हैं, वो जो रिएक्टिव पावर डिमांड मांगती थी 10 बजे के आसपास, तो वो हम लोग इन कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करके कंप्लीट करते थे। तो जब भी तुम कैपेसिटर को स्विच करोगे, तो वहाँ पे भी क्या होगा, सर्जिस वेव इस तरीके की जनरेट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे फॉल्ट। तो मान के चलते हैं फॉल्ट हो गया, जैसे मान लो कोई तार टूट के गिर गया, या कोई दो लाइनें टच कर गई, किसी भी तरीके के, एलजी हो सकता है, एलएल हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट की कैटेगरी होती है। अभी आने वाले समय में हम लोग कवर करेंगे अपनी पावर सिस्टम पे, ठीक है, सीरीज में, इसी सीरीज में। तो फॉल्ट हो गया, अब ये फॉल्ट हो गया, इससे भी हमेशा ट्रैवलिंग वेव्स क्रिएट होंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि रीज़न अगर डिस्टर्बेंसेस की बात करें, तो लाइटनिंग, फॉल्ट एंड कैपेसिटर, दीज आर द मेन रीज़न। हो कोई भी सकता है, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये 3 रीज़न जो होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग वेव्स या सर्ज वेव जो होती हैं वो पिक्चर के अंदर आती हैं, ठीक है। सर्ज वेव कह सकते हैं, ट्रैवलिंग वेव कह सकते हो, ओवर वोल्टेज वेव कह सकते हो, ये अलग अलग नाम है इनके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग शेप स्टडी करते हैं, तो ट्रैवलिंग वेव की जनरली जो शेप पाई गई, मतलब जो काफ़ी स्टडीज़ की गई, देखो हुआ क्या, लाइटनिंग गिरती थी, ट्रांसमिशन लाइन जल जाती थी, ट्रांसफार्मर उड़ जाते थे। तो भाई इंजीनियर्स की टीम को कहा गया कि यार स्टडी करो यार बैठ के यार, कि मतलब हमें प्रोटेक्शन डिवाइस बना सकें, ताकि हर बार ये बिजली तो क्योंकि गिरेगी, देखो हमेशा याद रखो, सारी की सारी इंजीनियरिंग ये मान के चलती है कि नेचर जो कर रही है वो करेगी, हमें क्या करना है, हमें उसका कुछ तोड़ निकालना है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, ट्रैवलिंग वेव की स्टडी स्टार्ट करी इंजीनियर्स की टीम ने। तो उन्होंने देखा कि जो भी ट्रैवलिंग वेव जब भी ट्रेवल करती हैं, तो कुछ इस तरीके की वेव शेप उनकी होती है, मतलब इस तरीके का एकदम से सडन राइज होगा, देखो ये देख रहे हो, सडन राइज, ठीक है, सडन राइज होगा वोल्टेज की वेव फॉर्म में। ये वोल्टेज सर्ज की बात कर रहा हूँ, या वोल्टेज की ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहा हूँ। तो एकदम से वोल्टेज राइज होगा, देन उसके बाद धीरे धीरे ये डाउनफॉल इसका होना शुरू होता है। तो जनरली जो ट्रैवलिंग वेव का जो नामकरण किया गया, वो ऑन द बेसिस ऑफ T1 T2 के नाम से इनको हम जानते हैं, T1/T2, ठीक है। कई बार T1/T2 होता है, कई बार T1-T2, तो दो अलग अलग तरीके होते हैं। मेनली ये वाला नोटिफिकेशन या नोशन हम लोग जो भी कहते हैं उसको याद रखते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लो T1 क्या है, T1 एक टाइम पीरियड है और एक T2 टाइम पीरियड है। तो हुआ क्या, वेव जितनी देर में अपने पीक वैल्यू पे पहुंची, ठीक है, टाइम टेकन बाय द सर्ज या ट्रेवलिंग वेव टू रीच इट्स पीक वैल्यू, इसको हमने कह दिया T1। तो मतलब अपने चरम सीमा पे पहुंचेगी, T1 टाइम ले लेगी उसमें पहुंचने में। देन T2 क्या है, T2 टाइम क्या है, इज द टाइम टू रिड्यूस 50% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। ये बहुत बार पूछा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर ट्रेवलिंग वेव आएगा तो ये क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर स्लाइड, ये जो तुम्हारे सामने है, इसमें से क्वेश्चन एक आ जाएगा, अभी मैंने एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। तो T2 क्या है, T2 वो टाइम पीरियड है जिसमें ये जो ट्रेवलिंग वेव है, यानी कि जो अपनी पीक पे पहुंची थी, वहां से ये 50% तक घट जाएगी, ठीक है। तो पीक से 50%, तो अगर पीक वैल्यू इसकी V है, तो जैसे ये V/2 पे आएगी, तो इस V/2, V से V/2 आने में जो समय लगेगा, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्टार्टिंग से, इसको हम कह देंगे T2 टाइम पीरियड। समझ में आ रही बात है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम जिसपे वोल्टेज ऊपर गया एंड देन V/2 पे पहुंचा, ऊपर से जाके, याद रखना। क्योंकि ऐसे तो देखो, अब मैं कह दूंगा, अगर कोई कहते तुमसे V/2 में जितनी देर में आई, तो V/2 तो यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन ये T2 नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो T2 का मतलब क्या हुआ, वो टाइम पीरियड जिसमें तुम्हारी जो वेव है
जो ट्रेवलिंग वेव वो अपनी पीक से घट के v/2 यानी 50% तक घट जाती पीक वैल्यू से, उसको हम लोग कहेंगे। तो घट जाती इंपॉर्टेंट है, v/2 सिंपली हम नहीं कह सकते, वरना तो ये भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा होगा आई होप। ये डायग्राम को दिलो दिमाग में बसा लेना अपने अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो दोनों टाइम पीरियड हैं T1 और T2, इसे हम लोग माइक्रो सेकंड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो टाइम की बात हो रही है ना, सोचो माइक्रो सेकंड्स में ये काम हो गया, मतलब ट्रेवलिंग वेव आई और आके तुम्हारे ऊपर से चली जाएगी विद इन अ माइक्रो सेकंड। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड जो होते हैं T1 T2, ये दीज ऑल आर इन माइक्रो सेकंड्स। वेव का नाम क्या है, T1/T2 वेव। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं, अगर कोई कह रहा है कि भैया सर्ज आ रहा है 1.2/50, इसका क्या मतलब हुआ कि जो तुम्हारी वेव है वो अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचेगी 1.2 माइक्रो सेकेंड में, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो वोल्टेज है वो अपना जो भी उसका मैक्सिमम पॉइंट उसे पहुंचना होगा 1.2 माइक्रो सेकेंड के अंदर पहुंच जाएगा। एंड देन उसके बाद वो क्या होगा, डाउनफॉल होगा और अपने पीक वैल्यू से 50% तक रिड्यूस होगी। कितने में, 50 माइक्रो सेकेंड में, यानी कि 50 माइक्रो सेकेंड पे जाके वो 50% तक रिड्यूस हो पाएगी। क्लियर हो रहा है? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। क्लियर हो गया? तो जब भी कोई तुमसे कह दे 1.2/50, तो इसकी वेवफॉर्म ऐसे कुछ बनेगी कि अपने पीक वैल्यू तक तुम पहुंचोगे 1.2 माइक्रो सेकेंड में, एंड देन पीक से 50% तक रिड्यूस करोगे v से v/2 तक, कितनी देर में, 50 माइक्रो सेकेंड। 1.2 माइक्रो सेकेंड में पीक पे पहुंचे और v/2 पे पहुंचे 50 माइक्रो सेकेंड में। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है जेई और एई के एग्जाम्स में, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी वेव शेप आप क्लियरली बना सकते हो, और जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी कि कितनी देर में 50% तक पहुंची, T1 क्या बता रहा है, T2 क्या बता रहा है, तो वो ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा। सही। एक बात ध्यान रखना, जितना छोटा T1 होगा, जितना छोटा T1 होगा उतनी ज़्यादा खतरनाक वेव होगी। मतलब समझ रहे हो? तो T1 मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मैं कह रहा हूँ कि दो वेव्स हैं, बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे बता दे रहा हूँ। एक है 3:50 माइक्रो सेकेंड की, और एक है 0.5:50 माइक्रो सेकेंड की। तो अगर हम इसको मार्क करें यहाँ पे 1 2 3 डैश अप टू 50, ठीक है, और इसको ही मार्क कर लेते हैं 1 2 3 डैश अप टू 50, ठीक है। तो देखो ये वाली जो है, इस वाली वेव को अगर बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे बना देते हैं, तो ये 3 तक जा रही है, यानी कि ये धीरे धीरे राइज हो रही है, एंड देन उसके बाद रिड्यूस हो रही है। इसको अगर मैं बनाता हूँ तो ये 0.5, तो ये गई भाई साहब, और उसके बाद ऐसे जाके रिड्यूस हो रही है। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो देख सकते हो इसका जो फ्रंट है, इसका जो राइज इन वोल्टेज है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी कि ये जो ट्रेवलिंग वेव है ये हल्के हल्के राइज अप हो रही है, उतना सीवियर नहीं, जबकि ये देखो एकदम से राइज अप हो रही है। तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इसका कह सकते हो स्टीप फ्रंट है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टीप फ्रंट, अभी आगे और समझाऊंगा मैं इसे। स्टीप फ्रंट है, तो जितना स्टीप फ्रंट होगा उतना तेज वोल्टेज राइज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा T1, जितना T1 ज़्यादा उतनी कम डेंजरस वेव फॉर्म, और जितना कम T1 जितना कम होगा उतनी ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि उतने कम सेकंड के, माइक्रो सेकंड के अंदर एकदम से वेव तुम्हारा अपना मैक्सिमम, अपनी चरम सीमा पे, यानी कि मैक्सिमम पीक वैल्यू तक पहुंच जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कोई कह रहा है कि भाई दो ट्रैवलिंग वेव आ रही हैं, एक का T1 कम है, एक का T2 ज़्यादा, जो T1 कम है ना जिसका, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, वो सिस्टम उड़ा देगी। नाउ अब जरा डिटेलिंग करते हैं और डिटेल में समझते हैं, जैसा हमारा काम है कि भाई वेव फॉर्म्स को और जरा ट्रैवलिंग वेव को और समझने की कोशिश करें। तो देखो ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना, इसको कहते हैं वेव टेल। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज होता है। तो जो हम कह रहे थे ना T2 बताता है कि वेव टेल कैसी है, वेव टेल। ठीक है, और T1 क्या होता है, T1 बताता है वेव फ्रंट के बारे में, यानी कि जो सामने वाला हिस्सा होता है जो तुम्हारी तरफ चल रहा है, ये वेव ऐसे ही तो चल रही है, ट्रेवलिंग वेव। तो ये जो तुम अगर सामने से खड़े हो तो ये जो सामने वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। फ्रंट मतलब सामने का, और पीछे वाले को कह देते हैं टेल। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की, स्टीपनेस ऑफ वेव। तो देखो, देख सकते हो अगर तुम सामने से देखो तो ये एकदम देखो खड़ी चढ़ाई है ना, जिसे हम कहते हैं एकदम बिल्कुल स्लोप, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। जैसे वहाँ वैष्णो देवी जाते हैं तो हाथी मत्थे की एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो जब भी आप पहाड़ चढ़ते हो तो एक होता है नॉर्मल स्लोप है, एक है एकदम बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो बिल्कुल वही, तो उसको हम कहते हैं स्टीपनेस ऑफ द वेव फ्रंट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा, अब ये स्टीपनेस जो है ये नहीं होनी चाहिए यार पिक्चर के अंदर। स्टीपनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा खतरा है, ये मान के चलना। यही चीज़ मैंने अभी पीछे तुम्हें बताई थी T1 के वेव फॉर्म में। अगर T1 की वैल्यू कम तो स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो अब खतरा क्या है, तो अगर जितना ज़्यादा स्टीपनेस होगा, मतलब जितना ज़्यादा ऐसे करके वेव शेप होगी, उतना तेजी से रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अभी आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, जैसे जैसे ही वेव आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज जो होता है वो राइज अप होना शुरू होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी आगे देखेंगे, तो जितना ज़्यादा ये शेप होगी, जितना ज़्यादा ये स्टीप होगी, उतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। अच्छा, जितनी ज़्यादा स्टीप होगी तो खतरा क्या है, खतरा है भैया मोर इंसुलेशन फेलियर। तो जितना ज़्यादा आपका स्टीप वेव फॉर्म, उतना ज़्यादा इंसुलेशन फेलियर के चांसेस। तो जरा इसको समझ लेते हैं, स्टीपनेस जो इतनी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, खड़ी चढ़ाई और ये सब वर्डों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनका मतलब समझते हैं। तो देखो जरा देखते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने यहाँ पे नोट करा हुआ है। तो ये ट्रेवलिंग वेव आ रही है और इस तरीके से आई आई आके चली गई। तो ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन ली है, इसको पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट के वोल्टेज, ये आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन है, जिसको हम मान के चल सकते हैं 100 kV की ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, 100 kV है इस पूरी लाइन में वोल्टेज मेंटेन। अब जब ये ट्रेवलिंग वेव आएगी या सर्ज आएगा, तो जब ये सर्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जो मैंने डॉटेड लाइन से पास करा है, इससे पास होगा, तो जरा देखते हैं कि वोल्टेज कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं पहले 100 वोल्ट था, 100 kV। अब जैसे ही ट्रेवलिंग वेव या सर्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगा, तो देखो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, बढ़ना शुरू करा, 100 से 160 पहुंच गया तुरंत ही। फिर क्या हुआ, ये पीक वैल्यू आई, 160 से 200 किलो वोल्ट पहुंच गया। ठीक है, अब क्या हो गया, उसके बाद ये टेल डाउन होना शुरू हो गई, 140 पहुंचा, एंड देन ये सर्ज क्या होगा, ये पास हो गया, तो वोल्टेज वापस से नीचे आ गया। तो वेव ऐसी नहीं है कि तुम्हें यार ट्रांसमिशन लाइन अगर कहीं देख रहे होगे तो ऐसी एक वेव तैरती हुई दिख रही, नहीं नहीं नहीं। वेव का मतलब हो गया कि एक जो ट्रेवलिंग वेव चल रही होगी, तो जिस पॉइंट से ये पास होगी, उस पॉइंट का वोल्टेज जो होगा ये एकदम से राइज अप कर देगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। नाउ अब देखो यहाँ पे स्टीपनेस का मतलब समझाता हूँ। अगर ये वेव शेप जो है तुम्हारा, ये राइज इन वोल्टेज है, मान के चलते हैं ये ऐसे होती, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि कम स्टीप होती और आगे बढ़ रही होती, तो ये जो वोल्टेज 100 से 160 एकदम से चला गया ना, ये क्या जाता, 100 से 110 जाता, देन 130 जाता, देन 140 जाता, देन 160 जाता। समझ में आ रही है, धीरे धीरे। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल स्टीप है, एकदम खड़ी है, तो ऐसे में क्या होगा, वोल्टेज एकदम से 160 चला गया, मतलब विद इन अ माइक्रो सेकेंड 100 kV से वोल्टेज उठ के 160, और वही माइक्रो सेकंड में 160 से 200 चला गया। ठीक है, तो अगर यही वेव फॉर्म तुम्हारी कम स्टीप होती, यानी कि उसका वेव फ्रंट थोड़ा सा स्लोप उसका ज़्यादा होता और इस शेप की होती, तो धीरे धीरे 160 180 देन जाके 200 किलो वोल्ट पहुंचता। लेकिन देख सकते हो विद इन अ माइक्रो सेकंड, ठीक है, ये तुम्हारा 200 kV पहुंच गया एक ही बार में सडनली। तो ये खतरनाक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर धीरे धीरे वोल्टेज राइज करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, यानी कि अगर स्टीपनेस, यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट चीज ले सकते हैं, स्टीपनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सडन राइज इन वोल्टेज होगा, सडन राइज इन वोल्टेज। मैंने पीछे लिखवाया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इतना ज्यादा होगा, सडन राइज इन वोल्टेज। अब एकदम से अगर वोल्टेज बढ़ेगा 100 से 160, 160 से 200, तो ऐसे केस में भाई इंसुलेटर को कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। वो इंसुलेटर हो गया या वो ट्रांसफार्मर हो गया, वो तुरंत ही उसकी इंसुलेशन जो होगी, अल्टीमेटली ध्यान रखना इंसुलेशन ही जाएगी। क्योंकि मैंने बताया वोल्टेज जब भी आता है, तो वोल्टेज सर्जेस जो होते हैं वो इंसुलेशन को खा जाते हैं, तो इंसुलेशन पंचर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई होप अब तुम बिल्कुल, तुम्हारे समझ में आ रहा होगा कि यार स्टीपनेस का क्या मतलब है, वोल्टेज का क्या मतलब है। ठीक है, तो स्टीपनेस की वेव फ्रंट का क्या मतलब है, कितना सीरियस हो सकता है ये इशू। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि नेचर क्या होगा ट्रेवलिंग वेव का, तो भाई मान के चलते हैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस आए इस पॉइंट पे और दो ट्रेवलिंग वेव निकली, तो एक ट्रेवलिंग वेव को हम कह देते हैं फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव और एक ट्रेवलिंग वेव को हम लोग कह देंगे बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। ठीक है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि भैया दो ट्रेवलिंग वेव्स हैं हमारे पास। नाउ फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव जो होती है, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है इक्वेशन से वी एफ नॉट एक्स माइनस वी टी। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग वही बताऊंगा। ठीक है, और x हो गया पर्टिकुलर पॉइंट का। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ जो नेक्स्ट इक्वेशन होती है, अगर बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली, देखो मेरा काम ये रहता है ना, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा दूं बहुत ज़्यादा। देखो अगर तुम इसे किसी बुक से पढ़ोगे, ये मान के चल लेना यार अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है ये। मैंने खुद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा करीब 15 दिन का काम मेरा इसमें था और बहुत मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन मेरा काम क्या था कि मैं इसको कैसे तुम्हें सिंप्लीफाई करके समझा सकता हूँ। जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, उनका आउटकम क्या है, उनका कह सकते हो कि निचोड़ क्या है, वो आपको इस पूरी सीरीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए इधर लेक्चर्स थोड़े से स्लो हो गए हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर इधर लेक्चर बहुत ही फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहे। देखो फ्रिक्वेंटली लेक्चर भले ही ना आए, पर अच्छा लेक्चर आना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हें बढ़िया लेक्चर्स
और सिंप्लीफाई फॉर्म में तुम्हें दे सकूं, तो उसमें थोड़ा समय तो लगेगा यार, ठीक। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, पर मजा आने वाला है। नई नई वेब सीरीज तैयार है, जैसे वो नेटफ्लिक्स की आ रही है ना लाइन से, वैसे ही यहाँ पे भी लाइन से वेब सीरीज आने को तैयार है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। खैर, तो यहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव है, इसकी अगर मैथमेटिकल इक्वेशन कहूँ तो ये हो गई, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन कहूँ तो ये हो गई। और अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि ट्रेवलिंग वेव की क्या इक्वेशन होती है, तो ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन होती है फॉरवर्ड वेव की इक्वेशन प्लस बैकवर्ड वेव की इक्वेशन। यानी कि मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो फॉरवर्ड वेव कितनी होगी, वी एफ नॉट एक्स माइनस वी टी, ठीक है, प्लस वी बी नॉट एक्स प्लस वी टी। यहाँ पे वी वेलोसिटी है, एक्स पर्टिकुलर लोकेशन हो गया, एंड दीज आर द इनिशियल मैग्नीट्यूड, ठीक है, वी एफ नॉट एंड इनिशियल कांस्टेंट जो होते हैं हम लोग यूज करते हैं, जैसे v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, दीज आर द इनिशियल वैल्यूज, ठीक है, इनिशियल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ओके, क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पे आपको ये वेव फॉर्म्स क्लियर हो गई होंगी, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा मैं उसे, अभी चल रहा है लेक्चर, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो है ना, ये दीज वी एफ एम बी, ये क्या है, ये तुम्हारे कांस्टेंट है जो कि एम्पलीट्यूड को दिखा रहे हैं कि, ठीक है, ये जो एम्पलीट्यूड है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेवलिंग वेव। इसके ऊपर बहुत भरमार में क्वेश्चन भरे हुए हैं, आप कोई भी एग्जाम दे लो तो वेलोसिटी की बात कर लें, यानी कि ये जो वेलोसिटी हमने यहाँ यूज करी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है ट्रेवलिंग वेव की, डिपेंड करती है कि मीडियम क्या है, ठीक है। मीडियम मतलब कि वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है या फिर क्या है, केबल है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की, तो एक जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का जो ट्रेवलिंग वेव की होती है, वो होती है v इक्वल टू अंडर रूट में 1/√में एल सी, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, v इक्वल टू 1/√में एल सी। तो जनरली अगर हम बात करें ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सुना हुआ लग रहा है ना, ये है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि अगर हम ओवर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें जिसके ऊपर बिजली गिरेगी, तो जो ट्रेवलिंग वेव होगा या जो सर्ज होगा या जो डिस्टर्बेंस होगा, वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा अलॉन्ग द ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं केबल की, तो केबल के अंदर फॉर्मूला वेलोसिटी का सेम है, v इक्वल टू 1/√में एल सी। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पिक्चर में आता है, अगर हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन निकल के आती है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई अंडर रूट में एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ केबल, ठीक है। तो जैसे होता है ना एप्सिलॉन, आपको पता होगा, हम लोग कई बार डिस्कस, जैसे परमिएबिलिटी होती है, ठीक है, वैसी होती परमिटिविटी। तो ये एप्सिलॉन क्या है, दिस इज योर परमिटिविटी, ठीक है, ये क्या है, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ द केबल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे। परमिएबिलिटी का वर्ड यूज करा जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ द केबल पे भी ये डिपेंड करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे पिक्चर के अंदर 3 × 10⁸ डिवाइड बाई अंडर रूट में एप्सिलॉन, तो लेस देन वेलोसिटी ऑफ सर्ज इन द ओवर ट्रांसमिशन लाइन। तो केबल पे जो ट्रेवलिंग वेव मूव करेगी या सर्ज ट्रेवल करेगा, उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी कंपेयर टू द ओवर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, गेट तक में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हमें ट्रेवलिंग वेव की वेलोसिटी निकालनी थी केबल पे, तो एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी थी, ये फॉर्मूला आपको लगाना था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें कि वोल्टेज और करंट ट्रेवलिंग वेव में क्या रिलेशन है, कि भैया मान के चलते हैं चार्ज आया, अब वोल्टेज ट्रेवलिंग वेव आ रही है तो करंट आएगी, या करंट आ रही तो वोल्टेज आएगी, क्या मतलब है। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, समझो इस बात को बहुत ध्यान से। जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी तो मैक्सिमम केसेस के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि वोल्टेज ट्रेवलिंग वेव जो होती है वो इनिशिएट होती है, और वोल्टेज जब है कहीं पर V, और अगर लाइन के अंदर लाइन का इम्पिडेंस है Z, तो ऐसे केस में I पिक्चर के अंदर आ जाएगा। यानी कि वोल्टेज ट्रेवलिंग वेव जो होगी वो ट्रेवल करेगी, और उसके ही साथ करंट की ट्रेवलिंग वेव भी ट्रेवल करने लगती है, मतलब उसी के यूनिजन में। समझ में आ रही बात है। तो वोल्टेज, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग से आई पिक्चर के अंदर वोल्टेज ट्रेवलिंग वेव, और वोल्टेज ट्रेवलिंग वेव जब आई तो उसी ने इनिशिएट कर दी करंट ट्रेवलिंग वेव। तो वोल्टेज की वजह से करंट की ट्रेवलिंग वेव भी या करंट सर्जेस भी फ्लो होने लगते हैं। तो कहीं पर भी अगर वोल्टेज सर्ज फ्लो कर रहा है तो उसके साथ ही करंट सर्ज भी फ्लो करेगा। नाउ करंट सर्ज अगर फ्लो कर रहा है, करंट सर्ज, तो इस करंट सर्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसकी वैल्यू होती है करंट ट्रेवलिंग वेव इक्वल टू वोल्टेज ट्रेवलिंग वेव जो भी चल रही डिवाइड बाई जेड सी। वही सिंपल है यार, v इक्वल टू आई आर होता है, अगर आई की बात करूंगा तो v अपॉन आर होगा। नाउ यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है कि डिवीजन में क्या है, जेड सी इज व्हाट वी कॉल्ड करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस, ठीक है। और यहीं से पिक्चर के अंदर इसको नाम दिया गया था सर्ज इंपिडेंस। याद आया, सर्ज इंपिडेंस हम लोगों ने काफी दिन पहले चर्चा करा था। तो सर्ज इंपिडेंस क्या होता है, मैंने बताया था। सर्ज इंपिडेंस मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो जब लाइटनिंग गिरती है तो जो
अपोजिशन ऑफर करेगी उस ट्रेवलिंग वेव को या उस सर्ज को ट्रेवल करने में, उसको हम कहते हैं सर्ज इंपेडेंस। ठीक है, तो सर्ज इंपेडेंस, तो ये क्या होता है, सर्ज इंपेडेंस जो होते हैं वो हम लगाते नहीं है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, बट ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस होता है ये मिलके अपोजिशन ऑफर करते हैं इन पर्टिकुलर वेव फॉर्म्स को। तो जो वोल्टेज की या करंट की जो ट्रेवलिंग वेव मूव कर रही है, यानी कि अगर मान के चलें हमारे पास ये टॉवर है और यहाँ पे लाइटनिंग गिर गई, अब ये क्या होगा, इसकी वजह से सर्ज मूव कर रहा है, तो ये जो सर्ज मूव कर रहा है वोल्टेज का, इसकी वजह से क्या होगा, करंट सर्जेस भी आ जाएंगे आई। नाउ इस करंट सर्ज को जो अपोजिशन ऑफर करेगी ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन, उसको हम कह देंगे ZC। तो इसीलिए इस ZC जिसको हम करेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कहते हैं, इसका दूसरा नाम पड़ा सर्ज इंपेडेंस, यानी कि सर्जेस। ठीक है, सर्जेस को ऑफर होने वाला इंपेडेंस। समझो, कोई भी नाम ना यूं ही नहीं रख दिया गया किसी के भी, तो हर नाम के पीछे एक प्रॉपर रीजन है, तो यहीं से इसका नाम पड़ा सर्ज इंपेडेंस। तो इंपेडेंस क्यों कहा गया, क्योंकि ये सर्ज इंपेडेंस क्यों कहा गया, क्योंकि ये सर्जेस को, हाई वोल्टेज की जो ट्रेवलिंग वेव्स है उनको अपोजिशन ऑफर करता है। ठीक है, आपको बड़ी हैरानी होगी, और ये जो अपोजिशन ये कौन ऑफर कर रहा है, एल और सी, लाइन के एल और सी मिलके ये अपोजिशन को बनाते हैं। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, ZC करेक्टरिस्टिक इंपेडेंस या सर्ज इंपेडेंस इक्वल टू अंडर रूट में L/C। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक इंपेडेंस या फिर सर्ज इंपेडेंस की वैल्यू निकालें, तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इनकी जो वैल्यू होती है वो 400 से 600 ओम के अप्रॉक्स वेरी करती है, क्योंकि ना ये लाइन की लेंथ पे डिपेंड नहीं होते, लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करते लाइन की। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात कर लें तो इनकी वैल्यू 400 से 600 ओम के अप्रॉक्स होती है, और केबल की बात कर लें, जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं, तो उनकी वैल्यू वहाँ पे 40 से 80 ओम ही रह जाती है। समझ में आ रहा है। तो केबल की अगर हम बात करें तो केबल के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल गई कि अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पे लाइटनिंग हो गई तो अच्छा खासा हमारे पास सर्ज है 400 ओम का, जनरली पहला वाला वैल्यू लेते हैं दोनों की। तो 400 ओम का इम्पिडेंस ऑफर होगा ट्रांसमिशन वो ट्रेवलिंग वेव को, अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है। लेकिन वहीं पे अगर यही जो लाइटनिंग है ये केबल के अंदर अगर हो गई, केबल पे गिर गई, तो केबल ऑफर करेगा केवल 40 ओम। तो ऐसे केस में क्या होगा, केबल के अंदर जो करंट की वेव फॉर्म बनेगी, करंट का जो सर्ज होगा बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का, क्लोज टू वोल्टेज वेव। देखो यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है। मान के चलते हैं कि हमें ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे ये आई वोल्टेज वेव, अब यहाँ पे 400 ओम ऑफर हो रहा था, तो इसकी वजह से करंट वेव बनेगी वो छोटी बनेगी। ठीक है, लो इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज डिवाइड बाई ZC, तो ZC में 400 आएगा तो वैल्यू कम हो गई मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम बात करते हैं केबल की, अगर केबल में सर्ज ट्रेवलिंग वेव आई, तो ये वोल्टेज की अगर वेव फॉर्म है, तो इसके अंदर क्या है, डिवाइड बाई 40 ही ओम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो करंट की सर्ज होगी वो भी काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड की बनेगी। तो करंट की जो सर्ज है वो ओवर ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ा कम खतरनाक कह सकते हो या लो मैग्नीट्यूड का होता है, जबकि केबल के अंदर बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का होता है। लेकिन केबल के अंदर फ़ायदा ये है कि केबल के अंदर ना ट्रेवलिंग सर्जेस जो होते हैं या लाइटनिंग स्ट्रोक्स होते हैं बहुत जल्दी होते नहीं हैं। तो केबल क्या करते हैं, केबल के अंदर ये थोड़ी सी खासियत हो जाती है। इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे केबल के ऊपर, क्योंकि अभी सब कुछ कवर करा जाएगा ट्रेवलिंग वेव का जितना भी है। ठीक है, तो करंट अगर सर्ज की बात कर लोगे, क्योंकि सर्ज इंपेडेंस कम है, तो ऐसे केस में थोड़ा भी अगर वोल्टेज होगा तो अच्छा खासा सर्ज करंट बना देगा केबल में। ठीक, जैसा कि ये इक्वेशन हमें बता रही हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पेपर में आ जाता है, ओवर ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज कितना है। तो सर्ज इंपेडेंस या कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जो अब तक हम पढ़ते चले आ रहे थे, आज उसका आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नाउ जब भी ये ट्रेवलिंग वेव मूव करेंगी, ठीक है, और मीडियम चेंज होगा, मतलब मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टॉवर है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइटनिंग गिरी तो ये ट्रेवलिंग वेव ऐसे मूव करना स्टार्ट करी। नाउ ट्रांसमिशन लाइन, देन हमने क्या करा, इस ट्रांसमिशन लाइन को एक केबल से जोड़ दिया, ये आ गई केबल। नाउ जैसे ही ये ट्रेवलिंग वेव्स ये ऐसे करके मूव करती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं बिना रुके बिना टुके, और जैसे ही केबल के पास पहुंचेंगे तो क्या होगा, मीडियम चेंज हो गया। भाई ये क्या है, ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है जिसका सर्ज इंपेडेंस 400 ओम, लेकिन केबल है इसका सर्ज इंपेडेंस 40 ओम। तो ऐसे केस में क्या होगा, मीडियम चेंज हो गया ना। तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, कुछ वेव तो लौट जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसे पॉन्ड में था, जब हमने पत्थर मारा था तो पत्थर ने एक वेव बनाई, जैसी किनारे पे पहुंची, किनारे पे, तो वहां से रिफ्लेक्ट वापस हो गई। तो कुछ वेव तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इसे हम कह देंगे रिफ्लेक्टेड। कुछ वेव होंगी जो केबल के अंदर एंटर कर जाएंगी, ठीक है, इन्हें हम कह देंगे ट्रांसमिटेड वेव।
तो कितनी वेव अंदर जाएंगी, किस मैग्नीट्यूड की वेव रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इन सब की स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ पे मैंने बेसिक सेट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, और ट्रांसमिटेड कितनी होगी, रिफ्लेक्ट कितनी होगी, कैसी शेप होगी, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। और सारा पूरा ट्रेवलिंग वेव पिक्चर्स की फॉर्म में समझेंगे, जिससे कि यार बिल्कुल तुम्हारे टिप्स पे आ जाए। तो जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक तुम्हें सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता था, मैं गारंटी देता हूँ वो आपके बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा। आपसे कोई भी पूछ ले, आप उसको समझा दोगे। लेक्चर पसंद है तो लाइक करना, प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि दोनों को मिला के आप जब पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सर्ज जो है इसका बहुत ही इम्पैक्ट होने वाला है। सब स्टेशन की सीरीज़ के अंदर हम लोग जब लाइटनिंग अरेस्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो आप इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ते रहें। साथ ही साथ अगर किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़े हैं, यूथ पब्लिकेशन सीरीज चला रहा हूँ मैं धीरे धीरे। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप लेक्चर आज का पसंद आया होगा। काफ़ी इन डेप्थ लेक्चर था। अगर पसंद आया तो अपनी फीलिंग ज़रूर एक्सप्रेस करना। थैंक यू।